नमस्कार, आदाब, सलाम। आप देख रहे हैं आज़ाद बुलेटिन। क्या भारत मुश्किल के इस दौर में ईरान को सबसे बड़ा झटका देने जा रहा है? क्या भारत ने अमेरिका के दबाव में आकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है? क्या मोदी सरकार ने चुपचाप ईरान के चाबहार पोर्ट से हाथ खींचने का फैसला कर लिया है? क्या ये जंग के खतरों से जूझ रहे ईरान के लिए बड़ा नुकसान होगा या खुद भारत को भी भारी नुकसान उठाना होगा? ये सवाल मैं क्यों पूछ रहा हूँ? ये जानने के लिए इस रिपोर्ट को ध्यान से सुनिए, देखिए मत, सुन लीजिए। 16 जनवरी को द हिंदू अखबार की डिप्लोमेटिक अफेयर्स एडिटर सुहासिनी हैदर ने लिखा कि भारत चाबहार प्रोजेक्ट से बाहर निकल सकता है। उनके इस दावे का बेस बनी इकोनॉमिक टाइम्स अखबार की ये एक खबर। इकोनॉमिक टाइम्स की इस रिपोर्ट ने आज पूरे देश को चौंका दिया। खबर यह है कि अमेरिका से सैंक्शंस यानी पाबंदियों पर छूट पाने के लिए भारत की मोदी सरकार ने अंदर ही अंदर अमेरिका से ये वादा कर लिया कि वो चाबहार पोर्ट का काम समेट लेगा, यानी वहां से एग्जिट कर जाएगा। कौन? हमारा गवर्नमेंट सिस्टम, यानी हमारी सरकार बाहर निकल जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक भारत की मोदी सरकार ने अमेरिका से पाबंदियों में जो ढील ली थी, उसके बदले अमेरिका से एक बड़ा वादा किया गया। कहा जा रहा है कि भारत ने अमेरिका को भरोसा दिलाया कि वो चाबहार में अपना काम हल्के हल्के वाइंड अप यानी खत्म कर देगा। मतलब साफ है, क्या अमेरिका की घुड़की के आगे भारत की सरकार ने अपने घुटने टेक दिए हैं? दोस्तों, चाबहार कोई मामूली बंदरगाह नहीं है। ये वो रास्ता है जो हमें पाकिस्तान को बाईपास करके सीधा अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया से जोड़ता है। ये चीन के बेल्ट एंड रोड को टक्कर देने का हमारा सबसे बड़ा हथियार था। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी 16 जनवरी को ट्वीट करके सरकार की फॉरेन पॉलिसी की धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने पूछा कि आखिर कब तक भारत के फैसले वॉशिंगटन में तय होंगे? आखिर क्यों अमेरिका भारत का हाथ मरोड़ता रहेगा? यानी अमेरिका कब तक भारत पर यूं ही अपनी मनमर्जी का दबाव बनाता रहेगा? सवाल यह है कि क्या हम इतने कमजोर हो गए हैं? क्या हमसे ट्रंप जो चाहे वो करवा लेंगे? हमारे फायदे की चीजों को भी अपने फायदे के लिए छुड़वा लेंगे? एक तरफ रूस से तेल खरीदने पर सीना चौड़ा किया जाता है और दूसरी तरफ इतनी बड़ी स्ट्रेटेजिक हार। अगर भारत चाबहार से पीछे हटता है तो समझ लीजिए कि सेंट्रल एशिया की चाबी हमने खुद चाइना की झोली में डाल दी है। जो चाबहार बंदरगाह भारत के लिए सेंट्रल एशिया का दरवाजा माना जाता था, क्या मोदी सरकार उसे बंद करने जा रही है? इस बात का जवाब तो खुद सरकार को देना ही पड़ेगा। क्या यही है आत्मनिर्भर भारत की विदेश नीति, या फिर यह अमेरिका के आगे किया गया एक बड़ा सरेंडर है? सवाल तो यह भी उठाया जा सकता है। इकोनॉमिक टाइम्स की खबर इशारा कर रही है कि अमेरिका की पाबंदियों के डर से भारत ने यह स्ट्रेटेजिक विड्रॉल यानी रणनीतिक वापसी का मन बनाया है। सवाल यह है कि अगर भारत चाबहार से पीछे हटता है तो अरबों रुपए के इन्वेस्टमेंट, निवेश और बरसों की मेहनत का क्या होगा? जो हमने पैसा और मेहनत लगाई चाबहार पोर्ट पर, क्या होगा उसका? और इसके बराबर में तो पाकिस्तान का ग्वादर है। दोस्तों, ये वही केंद्र सरकार है जो लाल आंख दिखाने की बातें करती थी, लेकिन आज खबर आ रही है कि अमेरिका के एक इशारे पर भारत अपने सबसे अहम प्रोजेक्ट से हाथ खींच रहा है और इसका फायदा उसे होगा जिसे लाल आंख दिखाई जाती थी। अगर भारत चाबहार से हटा तो यह हमारी फॉरेन पॉलिसी की सबसे बड़ी हार मानी जाएगी। मैं चाहता हूं कि केंद्र की मोदी सरकार इस पर क्लैरिफिकेशन दे। क्या हम चाबहार को छोड़ रहे हैं? क्या हम ईरान को अमेरिका के प्रेशर में झटका देने जा रहे हैं? और क्या ईरान को अमेरिका इसी तरीके से कमजोर करके गिराना चाहता है? हम समझेंगे और देखेंगे। अब इस वीडियो की एक और बड़ी खबर सुन लीजिए। एक नया पावर ब्लॉक बन रहा है। पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी के बीच एक महा अलायंस की तैयारी हो चुकी है। हेडलाइंस देखते रहिएगा, जाकर गूगल करके खबर पढ़िएगा। मिडिल ईस्ट और एशिया की पॉलिटिक्स में एक बड़ा धमाका होने वाला है। खबर है कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की मिलकर एक ऐसा ट्राइलेटरल डिफेंस एग्रीमेंट
तैयार कर रहे हैं जो दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों की नींद उड़ा सकता है। यूं कहिए कि ये 3 मुस्लिम मुल्कों का अपना एक नाटो होगा, एक पर हमला तो सब पर हमला। द क्रेडल की रिपोर्ट के मुताबिक इन तीनों मुल्कों के बीच पिछले 10 महीनों से पर्दे के पीछे बातचीत चल रही थी और अब इस महासमझौते का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। क्या है इस डील के मायने, आइए समझते हैं। पाकिस्तान के एक मिनिस्टर हैं रजा हयात हर्राज। उन्होंने खुद इस बात को माना है कि इस समझौते का ड्राफ्ट अब तीनों सरकारों के पास पहुंच चुका है। दरअसल ये एक नया सिक्योरिटी कवर है। ये अलायंस उस वक्त बन रहा है जब इसराइल के हमलों और अमेरिका के बेभरोसे या बेयकीनी वाले रवैये ने इन मुल्कों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। इन्हें दिख रहा है कि इसराइल के लिए अमेरिका कुछ भी करेगा, किसी को भी छोड़ देगा। अब इन 3 मुल्कों के ताकत का मेल समझ लीजिए। एक तरफ तुर्की की मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, दूसरी तरफ पाकिस्तान की लंबी चौड़ी फौज है और तीसरी तरफ सऊदी अरब का बेहिसाब पैसा है। अब इन तीनों को जोड़िए ना, टेक्नोलॉजी, पैसा और ताकत। अगर ये तीनों मिल गए तो ये अलायंस किसी भी बाहरी ताकत को बड़ा चैलेंज देने का दम रखेगा। क्या ये अलायंस इसराइल और अमेरिका के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकता है? तो मैं कहूंगा कि एक्सपर्ट्स का मानना है कि कतर पर हालिया हमलों और ईरान पर मंडरा रहे जबरदस्ती के हमले के खतरे के बाद इन इस्लामी मुल्कों को समझ आ गया है कि अब किसी की मदद का इंतजार बेमानी है। यही वजह है कि ये मुल्क अब अपनी हिफाजत के लिए अपना खुद का रास्ता बना रहे हैं। मैं कहूँगा फिर से कि एक मुस्लिम नाटो बना रहे हैं। आप मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर की खबर देख लीजिए, मिडिल ईस्ट मॉनिटर की, आपको 16 जनवरी की खबर से ये सब साफ हो जाएगा। हालांकि तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर हाकान फिदान ने कहा है कि अभी बातचीत चल रही है और किसी कागज़ पर साइन नहीं हुए हैं, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर माना कि बाहरी ताकतों की दखलंदाजी की वजह से इलाके में हालात ख़राब हुए हैं। दोस्तों, एक तरफ पाकिस्तान की माली हालत ख़राब है और दूसरी तरफ वो सऊदी तुर्की के साथ इस बड़े क्लब का हिस्सा बनने की तैयारी में है। क्या ये नया अलायंस सिर्फ बातों तक रहेगा या वाकई ज़मीन पर कोई बड़ा बदलाव लाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अमेरिका और इसराइल इस दोस्ती को चुपचाप बनते देखते रहेंगे? पाकिस्तान से ज़्यादा ताकतवर फौज भारत के पास है, लेकिन भारत ऐसे किसी भी अलायंस का हिस्सा नहीं बन सकता। एक तो भारत में हिंदू राष्ट्र की वो चल रही है क्योंकि ये मुस्लिम ममालिक का अलायंस है, और दूसरा ये है कि भारत की सरकार कभी भी किसी गुट में यकीन नहीं रखती, वो न्यूट्रल रहने की कोशिश करती है। तो हम ऐसे किसी अलायंस का फिलहाल तो हिस्सा नहीं हो सकते, लेकिन फ्यूचर में क्या हो कोई नहीं जानता। 16 जनवरी को एक और हेडलाइन आई है, एक खबर आई है रॉयटर्स की, आपने स्क्रीनशॉट देखा होगा, मैं समझा दे रहा हूँ। पाकिस्तान, सऊदी और तुर्की की डिफेंस डील पाइपलाइन में है। पाइपलाइन का मतलब है कि बातचीत चल रही बहुत तगड़ी तरीके से। पाकिस्तानी मिनिस्टर ने ये बात कही है। तो आपको रॉयटर्स से भी खबर आप जब पढ़ लेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से सब कुछ समझ में आ जाएगा। पाकिस्तान के मिनिस्टर ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन हैं मोहम्मद रजा हयात, उन्होंने ये सारी बातें कही हैं। तो जाहिर सी बात है ये मिलकर हथियार बनाएंगे, मिलकर इनकी एक जॉइंट फोर्स बनेगी तीनों मुल्कों की, एक छोटा मोटा नाटो तो बन जाएगा। बड़े नाटो से कब टकराएगा पता नहीं, लेकिन मिलकर अपनी हिफाजत कर सकेंगे, ये एक अच्छी बात है। फिर इसमें और लोग जुड़ते रहेंगे, जैसे कि G7 के बरक्स ब्रिक्स बन रहा है, वैसे ही कुछ यहाँ भी शायद हो जाए। ईरान के हालात वैसे ही हैं जैसे थे, अभी तो कोई हमला नहीं हुआ, हमला टाले जाने की बातें भी हैं, प्रोटेस्ट वहाँ हो रहे हैं लेकिन उसमें कमी आई है, लेकिन ईरान का सपोर्ट बढ़ रहा है। अब जुमे के दिन इराक में ये कहा जा रहा है कि जो शिया कम्युनिटी के लोग हैं, हालांकि इन्हें इस्राएली शिया मिलिशियास कह रहे हैं, जो ईरान की हिमायत हासिल रखते हैं, उन लोगों ने आज इराक की दारुल हुकूमत बगदाद में एक बहुत बड़ी रैली निकाली। ये चारों आप तस्वीरें उन्हीं की देख रहे हैं और जाहिर सी बात है उनकी रेजिस्टेंस का झंडा भी है, मिलिशिया ग्रुप कहलाते हैं, और आयतुल्लाह खामनी की और खुमैनी साहब की तस्वीरें भी उनके हाथों में हैं। जाहिर सी बात है ईरान का सपोर्ट बढ़ रहा है। और एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, एक आइकॉनिक तस्वीर बन गई थी, एक लड़की सिगरेट जला रही थी खामनेई साहब के फ़ोटो से। तो ऐसे ही कुछ इराक का ये नौजवान नेतन्याहू और ट्रंप के फ़ोटो से अपनी सिगरेट जला रहा है। हालांकि हमने इसे थोड़ा ब्लर कर दिया है, थोड़ी सी कुछ चीज़ें हैं और यूट्यूब की कुछ गाइडलाइंस हैं, उनकी वजह से।
हाँ, कुछ ईरान में जो हुआ है उसका डैमेज का मैं डेटा आपको दे देता हूँ। 250 मस्जिदों में आग लगाई गई, उन्हें नुकसान पहुंचाया गया, तोड़फोड़ की गई। 20 हुसैनिया जो रिलीजियस सेंटर्स होते हैं उन्हें नुकसान पहुंचाया गया, उनमें डैमेज हुआ। इमामिया मस्जिद के जो एंट्रेंस है उसे तबाह कर दिया गया गुलिस्तान प्रोविंस में। प्राइवेट व्हीकल्स जो हैं 100 की तादाद में प्राइवेट व्हीकल्स जला दिए गए सिर्फ अकेले तेहरान शहर में। 364 स्टोर्स और शॉप्स को डैमेज किया गया, जाहिर सी बात है चोर उचक्कों की तरह लूटपाट भी की गई होगी। 419 छोटी दुकानों को नुकसान पहुंचाया गया। ये सब दुकान वालों का प्रोटेस्ट था क्या, जो दूसरे दुकान वालों की दुकानों को तबाह कर रहे थे, उनकी प्रॉपर्टी, उनकी गाड़ियों को तबाह कर रहे थे? ये ईरान के मुसलमान थे क्या जिन्होंने मस्जिदों को आग लगा दी, हुसैनिया को आग लगा दी? ये कौन है? डैमेज रिपोर्टेड अक्रॉस 30 प्रोविंस, 30 सूबों में डैमेज की रिपोर्ट्स हैं। मेडिकल और ट्रीटमेंट सेंटर्स भी रश्त और इलाम जो शहर हैं वहां पर इनको नुकसान पहुंचाएगा। अब दवा जहां से इलाज मिलता हो उसे कौन नुकसान पहुंचाता है? यानी इलाज भी ना मिल सके ये सूरत बनाई गई। 182 एम्बुलेंसेस पर भी हमला किया गया जिसे दुनिया रास्ता दे देती है, उन पर भी हमले किए गए। लगभग $5.3 मिलियन के फायर डिपार्टमेंट व्हीकल्स डैमेज कर दिए गए और इक्विपमेंट्स। $14 मिलियन की कीमत के कुछ बैंक लॉसेस भी हुए हैं। 317 बैंकों की 317 ब्रांचेस पर भी हमले किए गए और वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई, मतलब पूरी तरीके से तबाह हो गई। जाहिर सी बात है उसे लूटने की कोशिश हुई होगी। और ये कहा गया है कि 4700 बैंक ब्रांचेस ऐसी हैं जिसमें 10 से 90% का डैमेज हुआ है। 317 तो पूरी तरह खत्म कर दी गई। 250 एटीएम परमानेंटली आउट ऑफ सर्विस हो गए, उन्हें भी तोड़फोड़ की गई, पैसे निकाले गए होंगे। 6.6 मिलियन का डैमेज जो है वो इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में हुआ है। 265 स्कूल और एजुकेशनल सेंटर्स को सीरियसली नुकसान पहुंचाया गया है इन दंगों में जो ईरान में हो रहा है। 28 दिसंबर से ये 15 जनवरी तक की रिपोर्ट मान लीजिए, 16 जनवरी तक की। 3 मेजर लाइब्रेरियों को जहां किताबें होती हैं, जहां इल्म की रोशनी में बच्चे नौजवान नहाते हैं, उनको भी राख कर दिया गया। 3 बड़ी लाइब्रेरीज को, आर्ट, कल्चरल हेरिटेज और टूरिज्म साइट को सीवियरली डैमेज पहुंचाया गया जहां से रेवेन्यू पैदा होता है। 4 सिनेमा हॉल भी अटैक किए गए तेहरान, निशापुर, बोजोर्ड, शाहीन शहर में, इन जगह पर। तो ये कुछ समरीज हैं जो लोगों ने निकाली हैं नुकसान में, और ये आप इनके साथ डेटा के साथ तस्वीरें भी जाहिर सी बात देख ही रहे होंगे। जो मस्जिदों की हैं वो भी तस्वीरें हैं, कैसे जलाई गई हैं, गेट जलाए गए हैं, हुसैनिया जलाए गए हैं, कारें राख कर दी गई हैं। और मुझे तो दिल्ली का दंगा याद आ गया जब हैवानों ने दिल्ली को 2020 में दहला दिया था। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए। कौन सी रिपोर्ट आपको पसंद आई? ये रिपोर्ट को जो मैंने अलग तरीके से आज पेश किया आपके लिए, देखिए मेरी रिपोर्ट रिसर्च के साथ होती है, लंबी होती है। मैं सिर्फ हेडलाइन पढ़ के नहीं निकलता। अगर कुछ लिख रहा हूँ थंबनेल पे तो उस पर डिटेल दूंगा, इसलिए देर लगती है। बहुत से बड़े बड़े यूट्यूब पर आने वाले इन्फ्लुएंसर भी हैं, वो किसी रिपोर्ट को 3, 4, 5 दिन बाद ड्राफ्ट करते हैं क्योंकि रिसर्च शो बनाने में दिन लगते हैं। मैं तो फिर भी कुछ घंटों का वक्त लेता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।